नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुप्त वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं संगम काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है घटोत्कच, ऑप्शन बी है श्रीगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच शासक बनता है तथा इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसे इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन ए है मौर्यों के, ऑप्शन बी है कुषाणों के, ऑप्शन सी है सातवाहनों के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, गुप्त कुषाणों के सामंत थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त ने, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन सी है घटोत्कच ने, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ऑप्शन ए है भानुगुप्त, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी है वराहमिहिर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, आर्यभट्ट गुप्तों के समकालीन एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट एक ज्योतिषविद भी थे। इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त शासकों की राजकीय या दरबारी भाषा थी? ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, गुप्तों की राजकीय या दरबारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन पुकारा है? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन ए है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था तथा स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख के 8वें श्लोक में हुणों के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है तथा हुणों को हराने के बाद स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन बी है साम्राज्यवाद, ऑप्शन सी है राजस्व एवं भूमिकर, ऑप्शन डी है साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, गुप्त राजवंश अपने कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कला एवं साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी है मौर्य काल से, ऑप्शन सी है बुद्ध काल से, ऑप्शन डी है गुप्त काल से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, अजंता कलाकृतियों का संबंध गुप्त काल से है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है
तथा इनमें बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है तथा वर्तमान में अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से केवल 6 गुफाएं ही शेष है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि हैं? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है हर्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। क्वेश्चन नंबर 11 है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी है शैव धर्म। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अजंता की चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म है तथा गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने अजंता में प्राप्त होते हैं तथा उनकी विषय वस्तु पशु पक्षी, वृक्ष, फूल, मानव आकृतियां और जातक कथाएं थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ है वह था? ऑप्शन ए है कांची, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है वल्लभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। उत्तर गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था तथा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है भानुगुप्त। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। ऐरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। ऐरण नामक ऐतिहासिक स्थान मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है राजपूत काल, ऑप्शन सी है चोल काल, ऑप्शन डी है गुप्त काल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि और शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए है शक, ऑप्शन बी है कण्व, ऑप्शन सी है वाकाटक, ऑप्शन डी है सातवाहन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? ऑप्शन ए है कहोम स्तंभ लेख, ऑप्शन बी है जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी है प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन डी है मंदसौर लेख। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित कहोम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है तथा इस अभिलेख से पता चलता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का
मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? ऑप्शन ए है प्रयाग, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है अमरावती। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन ए है मौर्य काल में, ऑप्शन बी है गुप्त काल में, ऑप्शन सी है कुषाण काल में, ऑप्शन डी है सैंधव काल में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सबसे पहले गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए है शकों के उन्मूलन के बाद, ऑप्शन बी है गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, ऑप्शन सी है चांदी के सिक्के जारी करने पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। शकों के उन्मूलन के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है बुद्ध, ऑप्शन डी है सूर्य। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता भगवान विष्णु थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए है बालिक प्रदेश को जीतने के बाद, ऑप्शन बी है हुणों को परास्त करने के बाद, ऑप्शन सी है शकों को पराजित करने के बाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए है चतुर्थ सदी में, ऑप्शन बी है तृतीय सदी में, ऑप्शन सी है सप्तम सदी में, ऑप्शन डी है द्वितीय सदी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइयान और वेनसांग ने किसके राज्यों को देखा? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य और हर्ष क्रमशः, ऑप्शन बी है हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमशः, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेवराय क्रमशः, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। फाइयान और वेनसांग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था। वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था तथा वह भारत में 15 वर्षों तक रहा था। वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में तत्कालीन भारत का विवरण दिया है, जबकि फाइयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, धन्वंतरी थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ऑप्शन सी है हर्ष के समय के प्रसिद्ध चित्रकार, ऑप्शन डी है अशोक के राज दरबार के संगीतज्ञ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। धन्वंतरी प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए है राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी है लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी है गणतंत्रात्मक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी तथा इसमें राजा का पद वंशानुगत होता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है भीतरगांव का मंदिर, ऑप्शन बी है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन सी है भूमरा का शिव मंदिर, ऑप्शन डी है तिगवा का विष्णु मंदिर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है
तथा यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन ए है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी है शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी है गुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में गुप्त संवत को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, ऑप्शन बी है कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, ऑप्शन सी है प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाने के कारण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। गुप्त काल को कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण प्राचीन भारत का क्लासिक युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सारनाथ के धम्बेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है शुंग, ऑप्शन डी है गुप्त। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। सारनाथ के धम्बेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? ऑप्शन ए है दीनार, ऑप्शन बी है कारसापण, ऑप्शन सी है निस्क, ऑप्शन डी है काकिनी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। गुप्त काल के सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 35 है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी है हरिसेन, ऑप्शन डी है कालिदास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। कुमार संभवम महाकाव्य महाकवि कालिदास ने लिखा है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है पाल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी तथा गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? ऑप्शन ए है उपज का चौथा भाग, ऑप्शन बी है उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी है उपज का आठवां भाग, ऑप्शन डी है उपज का 10वां भाग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। गुप्त काल में भू राजस्व की दर उपज का छठवां भाग होती थी। गुप्त कालीन स्मृतियों के अनुसार राजा अपनी प्रजा के प्रति की गई सेवाओं के बदले में उपज का छठा भाग पाने का अधिकारी होता था तथा इसे भाग कहा जाता था तथा यह तत्कालीन राजस्व का प्रमुख स्रोत था। क्वेश्चन नंबर 38 है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए है गुप्त काल, ऑप्शन बी है प्रतिहार काल, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी है सातवाहन काल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल के अंतिम चरण में व्यापार वाणिज्य का ह्रास होने लगा था तथा आर्थिक गतिशीलता
मंद पड़ने लगी तथा इसी समय सामंतवाद भी मजबूत होने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे नगरों का पतन होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम दान में दिए? ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है पाल वंश, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन डी है प्रतिहार वंश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। गुप्त वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम दान में दिए थे। गुप्त वंशीय शासकों का समय ब्राह्मण धर्म व हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का समय माना जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्र, ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है अनंगपाल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। दिल्ली के मेहरौली के कुवते उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की याद में करवाया गया था।